Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to continue with cultivation or the isolation of the virus. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वायरस को किस तरह से कल्टीवेट किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है. अब इसका पर्पस क्या है, कल्टीवेशन और आइसोलेशन का पर्पस क्या है, मतलब कि ऐसा करके हमें क्या बेनिफिट होगा. ऐसा करके हम किसी वायरस की स्टडी कर सकते हैं कि उसे किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है सर्वाइव करने के लिए, किस तरह से वो किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है. तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं और आइसोलेशन करते हैं वायरस का. एज वी नो दैट वायरस आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट सेल फॉर द एग्जिस्टेंस. जैसा कि हम जानते हैं कि जो वायरस होते हैं वो पूरी तरह से होस्ट सेल पे ही डिपेंड है अपने एग्जिस्टेंस के लिए, यानी कि सर्वाइव करने के लिए. ओके, दे रेप्लिकेट इन द लिविंग सेल्स. वो लिविंग सेल्स में ही रेप्लिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं. जैसे कि अब यहाँ पे हम 3 तरह के मेथड पढ़ेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, वायरस का कल्टीवेशन करेंगे या फिर आइसोलेशन करेंगे. ओके, जैसे कि जैसे कि हमारा फर्स्ट है एनिमल इनोक्यूलेशन. एनिमल इनोक्यूलेशन में हम क्या करते हैं कि वायरस का पहले कल्चर करवाते हैं एनिमल्स में. ओके, उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे एम्ब्रियोनेटेड एग. एम्ब्रियोनेटेड एग मतलब कि चिक एम्ब्रियो, यानी कि किसी चिक का हम क्या लेंगे, एग लेंगे. उसके एम्ब्रियो में हम क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स को ग्रो करवाएंगे, यानी वायरस को ग्रो करवाएंगे और उन्हें ऑब्जर्व करेंगे. उसके बाद है टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर में हम क्या करते हैं, आइसोलेट करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, वहाँ पे टिश्यू का कल्चर करेंगे, टिश्यू बनवाएंगे. न्यू ऑर्गेन्स हमें जनरेट करना है तो उस कंडीशन में हम टिश्यू कल्चर करते हैं. ओके, अब देखते हैं आगे. फर्स्ट है हमारा एनिमल इनोक्यूलेशन. एनिमल इनोक्यूलेशन में क्या होगा, अर्लियर वायरस कॉजिंग ह्यूमन डिसीजेस आर इनोक्यूलेटेड इन द ह्यूमन वॉलंटियर. पहले क्या होता था कि जो ह्यूमंस में ही ह्यूमंस को डिसीज करने वाले वायरस को ग्रो करवाया जाता था, यानी कि वायरस का एक छोटा सैंपल लेके हम वायरस सीधा ह्यूमन पे ही ट्रायल देते थे कि वो किस तरह से इन्फेक्ट कर रहा है और किस तरह से डिसीज कॉज कर रहा है. ओके, लेकिन एनिमल इनोक्यूलेशन आर यूज्ड इन मैनी टर्म्स, बट हाउएवर व्हेन अदर टेक्निक सच एज सेल कल्चर इज अवेलेबल, एनिमल इनोक्यूलेशन इज मच लेस प्रिफर्ड. यानी कि लेकिन अब क्या किया जाता है, मतलब कि अभी मतलब कुछ टाइम पहले मतलब कि हम एनिमल्स में भी अब ज़्यादातर ट्रायल्स देते हैं. किसी भी अगर कोई भी नई मेडिसिन आ रही है या फिर किसी भी तरह का हमें ट्रायल लेना है तो हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं. जैसे कि मोस्टली हम माउस का यूज़ करने लगे हैं. पहले क्या होता था, और भी एनिमल्स का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इन सब चीज़ों पे रोक लगा दिया गया है. और ऐसे एनिमल इनोक्यूलेशन हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते. उससे पहले भी हम अगर ट्राई करते हैं कि किसी सेल, एक पार्टिकुलर सेल लेके हम उसी में वो कल्चर करवा सकते हैं, तो पहले हम इसी को प्रीफर करते हैं, सेल कल्चर. उसके बाद एनिमल कल्चर पे आते हैं. ओके, क्योंकि इससे एनिमल्स क्या हो रहे थे, डिस्ट्रॉय होने लगे थे, मतलब कि उनकी जो संख्या है वो कम होने लगी. जैसे कि वाइट माउस, जो वाइट माइस होता है, सकलिंग वन, आर स्टिल यूज्ड इन द आइसोलेशन ऑफ द आर्बो वायरस एंड द कॉक्सी वायरस. यानी कि अभी भी जो वाइट माइस होता है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, अभी भी हम आर्बो वायरस और कॉक्सी वायरस के आइसोलेशन के लिए हम वहाँ पे क्या करते हैं, वायरस को ग्रो करवाते हैं. यानी हम एक माउस को इन्फेक्ट करते हैं, फिर उस वायरस को आइसोलेट करके उसकी स्टडी करते हैं. ओके, दे आर इनोक्यूलेटेड बाय द इंटरसेरेब्रल, इंट्रानेजल एंड द सबक्यूटेनियस रूट. और वो किसी एनिमल्स में किसी भी पार्टिकुलर प्लेस पे हम कैसे इंजेक्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी सबक्यूटेनियस, यानी कि हम इंजेक्शन के थ्रू उसके अंदर एंटर करवाते हैं पहले वायरस का सैंपल, और फिर वहाँ पे ग्रो करने के लिए उससे पूरी कंडीशन मिलती है. फिर आफ्टर जब वो डिसीज़ कॉज करता है तो ऑब्वियसली मतलब वहाँ पे जो एनिमल होगा वो किल हो जाएगा. तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसे आइसोलेट करते हैं स्टडी के लिए. नज़ल के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं उस वायरस के सैंपल को इंट्रा सेरिब्रल, या तो डायरेक्ट हम उसके सेरिब्रल पोर्शन में वो करते हैं, पुट करते हैं, रखते हैं. ठीक है, अदर एनिमल्स जैसे कि हैमस्टर, रैबिट्स, वेनिया पिग, मंकीज आर यूज समटाइम्स, और ये भी कई बार यूज किए जाते हैं. आफ्टर इनोक्यूलेशन क्या होता है, दीज एनिमल्स आर ऑब्जर्व फॉर द साइन ऑफ द इलनेस एंड द डेथ. और जब हम इनोक्यूलेशन करेंगे, ऑब्वियसली जब हम किसी वायरस, इन्फेक्टेड वायरस को उसमें डालेंगे किसी भी एनिमल्स के अंदर, तो वो इन्फेक्शन करेगा, उसे बीमार करेगा और उसके बाद उसकी डेथ हो जाएगी. तो उसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं. ओके, दीज द वायरस आर आइडेंटिफाई द
माइक्रोस्कोपी। और जब ये वायरस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम एम्ब्रियोनेटेड एग यानी कि ऐसा एग लेंगे जो जिसमें क्या हो, एम्ब्रियो हो, उस एग को हम यूज़ करेंगे किसी भी कई तरह के माइक्रोब्स को, मतलब वायरस को कल्चर करने के लिए और उसे ऑब्जर्व करने के लिए। द एम्ब्रियोनेटेड एग वाज फर्स्ट यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द वायरस बाय द वुडरफ। और ये पहली बार किसने यूज़ किया था, वुडरफ ने यूज़ किया था वायरस के कल्टिवेशन के लिए, गुड पास्चर एंड द बर्निट ने। ओके, और 1931 में यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम। द एग यूज फॉर इनोकुलेशन मस्ट बी स्टेराइल। जो भी एग हम यूज़ कर रहे हैं वो पहले हमें उसे स्टेराइल करना है, यानी अदर माइक्रोब्स फ्री करना है। वहाँ पे किसी और भी तरह का माइक्रोब्स पहले से प्रेजेंट होगा तो हमारा रिजल्ट जो ऑब्जर्वेशन होगा वो रॉन्ग आएगा। तो उस कंडीशन में हमें पहले एग को स्टेराइल कंडीशन में रखना है। एंड द सेल शुड बी इंटैक्ट। उसके बाद वो जो सेल है उसे अलग करना है एंड हेल्थी होना चाहिए। ओके, मतलब कि जो सेल है वो बिल्कुल टाइट हो, वहाँ पे किसी भी तरह का कंटामिनेशन ना हो, हेल्थी होना चाहिए। एग्स आर केप्ट इन इंक्यूबेटर। उसके बाद उस एग को हम क्या करते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं। एंड एम्ब्रियोज ऑफ द 7 to 12 डेज ओल्ड यूज। उसके बाद उस एग में जो एम्ब्रियो होगा वो 7 to 12 डेज ओल्ड होगा, उसको हम यूज़ करेंगे। आफ्टर इनोकुलेशन क्या होगा, द एग्स आर इंक्यूबेटेड फॉर द 2 to 9 डेज। यानी जब हम अपने माइक्रोब्स का सैंपल उसमें ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद हमें फिर उसे ऐसी कंडीशन पे रखनी है कि वो वायरस जो है ईजिली वहाँ पे ग्रो कर सके। तो उसके लिए जो टाइमिंग है वो 2 to 9 डेज की है। एंड एग्जामिन डेली फॉर द वायरस ग्रोथ। लेकिन हमें हर रोज उसकी जो वायरस की ग्रोथ है उसे ऑब्जर्व करना है कि कितना हो रहा है या कितना नहीं हुआ है। ओके, जैसे कि हम पीछे देख सकते हैं डायग्राम में कि अलग अलग एम्ब्रियोज के अलग अलग पार्ट में क्या हो रहा है, जो इंजेक्ट किया जा रहा है यानी सैंपल इसमें डाला जा रहा है और ऑब्जर्व किया जा रहा है उस पार्टिकुलर वायरस की ग्रोथ को। जैसे कि कोरियोलेंटिक मेम्ब्रेन इनोकुलेशन, यानी कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन में जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, हर्पिस वायरस, सिम्प्लेक्स वायरस, पॉक्स वायरस, राउस सार्कोमा वायरस, इसको इन सबको ग्रो करवाने के लिए ये कोरियोलेंटिक मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस कंडीशन में हम इन्हें सिर्फ इसी लेयर के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद है हमारा सेकेंड एमनियोटिक इनोकुलेशन। एमनियोटिक यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है एम्ब्रियो के जस्ट आउटसाइड, उसमें हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस की ग्रोथ करवाते हैं। यॉर्क शैक इनोकुलेशन, जो यॉर्क शैक होता है उसमें हम क्या करते हैं, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस का ग्रोथ देखने के लिए इंजेक्ट करते हैं। एलेंटॉइक इनोकुलेशन में क्या होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्प्स वायरस, न्यू कैस्टल डिसीज वायरस, एवियन एडिनो वायरस, ये एग्जाम्पल है कुछ वायरस के जो कि कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, प्रॉपर इन्हें वो कंडीशन कहाँ मिलती है, एलेंटॉइक इनोकुलेशन में। ओके, एलेंटॉइक लेयर होगी, ये जो हमारा ये पोर्शन है मिडल। ओके, ये एग का सेल है, एल्बुमिन है, एमनियोटिक कैविटी है। तो इन सब रीजन में भी हम माइक्रोब्स को ग्रो करवाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। एलेंटॉइक कैविटी देख सकते हैं, जैसे कि ये ग्रेइस वाला पोर्शन है। यॉर्क शेक हमारा येलो पोर्शन है। कोरियोलेंटिक जो हमारी ये जस्ट आउटसाइड द किसके है, जो एलेंटॉइक कैविटी है उसके जो बाहर मेम्ब्रेन है उसे हम ओलियंटॉइक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो उस कंडीशन में भी हम यूज़ करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए। अब जैसे कि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है डिटेल कि किस लेयर में, किस मेम्ब्रेन में हम किस तरह के वायरस को ग्रो करवा सकते हैं। जैसे कि कोरियोलेंटिक जो मेम्ब्रेन है इज इनोक्यूलेटेड मेनली फॉर द ग्रोइंग पॉक्स वायरस एंड समटाइम्स फॉर द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। इस लेयर में हम, इस मेम्ब्रेन में हम पॉक्स वायरस और कुछ हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस को ग्रो करवा सकते हैं। द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस प्रोड्यूसेस विजिबल लेसन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे वायरस जो हो रहे हैं वो रेप्लिकेट कर रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ लेसन्स यानी कि एक स्टेन, मतलब कि हम स्टेन नहीं कह सकते, वहाँ पे लेजन यानी कि धब्बा टाइप में विजिबल होगा हमें मार्क। और ग्रे वाइट एरिया इज इन ट्रांसपेरेंट। जो ग्रे वाइट एरिया है वही है हमारा कोरियोलेंटिक मेम्ब्रेन।
Okay, therefore the number of pox formed indicates number of virus present in the inoculum. यानी कि अब वहाँ पे जितने नंबर ऑफ पॉक्स बनेंगे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे वायरस के नंबर उतने ज़्यादा हैं, यानी कॉलोनीज उतनी ज़्यादा बन रही है. Allantoic cavity is mainly inoculated for the rich yield of the influenza and the paramyxovirus. इस एलेंटोइक कैविटी में हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंजा और पैरामिक्सोवायरस को ग्रोथ करवाते हैं और ये बहुत ही अच्छी कंडीशन होती है उनके लिए. द इनोकुलेशन इज डन मेनली फॉर ग्रोइंग इन्फ्लुएंजा वायरस फॉर द वैक्सीन प्रोडक्शन. और इस लेयर में हम इन्फ्लुएंजा वायरस को ही ग्रो करवाते हैं ताकि वैक्सीन प्रोडक्शन हो सके. ओके, अदर इंक्लूड जैसे कि येलो फीवर, रेबीज वैक्सीन के लिए भी हम इस एलेंटोइक कैविटी का यूज़ कर सकते हैं एज अ मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ द येलो फीवर वायरस. ओके, रेबीज वायरस के लिए वैक्सीन यहाँ से भी बन सकती है. डक्स एग, जो डक का एग होता है, आर बिगर, वो बिगर होता है एंड लॉन्गर इनक्यूबेशन पीरियड होता है देन द हैंड्स. जो हैंड का एग होता है उससे ज़्यादा उनका जो इनक्यूबेशन पीरियड होता है वो ज़्यादा होता है. देयरफॉर दे प्रोवाइड अ बेटर यील्ड ऑफ द रेबीज वायरस. तो इस कंडीशन में हम डक का जो एग होता है उसमें हम रेबीज वायरस की बेटर यील्ड करवा सकते हैं. एंड दस दे वर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इनएक्टिवेटेड नॉन न्यूरल रेबीज वैक्सीन. तो रेबीज वैक्सीन बनाने के लिए हम डग एग वैक्सीन यूज करते हैं. ओके, एमनियोटिक कैविटी में हम क्या करते हैं, इट इज मेनली इनोकुलेटिंग फॉर द प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस. यानी कि फर्स्ट स्टेप अगर हमें इन्फ्लुएंजा वायरस की ग्रोथ करवानी है तो हम एमनियोटिक कैविटी का भी यूज कर सकते हैं. ओके, यॉर्क सैक क्या होगा, जो येलोइश पार्ट था, इट इज इनोकुलेटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सम वायरस एज वेल एज फॉर द बैक्टीरिया. यहाँ पे बैक्टीरिया की भी कुछ ग्रोथ हो सकती है जैसे कि क्लेमाइडी रिकेट्सिया. अब नेक्स्ट हमारा टिश्यू कल्चर. टिश्यू कल्चर में हम क्या होता है, टिश्यू का कल्चर करवाते हैं, यानी एक छोटे से पोर्शन से हम एक न्यू ऑर्गेन सिंथेसाइज करते हैं इन विट्रो में. ओके, इन विट्रो यानी कि लैब में ये वर्क होगा. लैबोरेटरी आर्टिफिशियल कंडीशन दी जाएगी और एक पार्टिकुलर ऑर्गन क्या होगा, ग्रो होगा. और इन विवो यानी कि वो किसी एनिमल्स के अंदर ही ग्रो हो रहा है कोई चीज़ या फिर सिंथेसाइज हो रहा है, तो उसे हम इन वो बोलते हैं, इन विवो. और इन विट्रो यानी हम लैबोरेटरी में आर्टिफिशियल कंडीशन के अंडर हम किसी चीज़ को, किसी ऑर्गेन को ग्रो करवा रहे हैं. द एप्लीकेशन ऑफ द टिश्यू कल्चर इन वायरोलॉजी वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द सिनहर्ट एल. जो मतलब कि पहली बार किसने बताया था कि टिश्यू कल्चर का वायरोलॉजी में एप्लीकेशन क्या है, ये इन साइंटिस्टों ने दिया था. ओके, द वैक्सीन वायरस इन फ्रेगमेंट्स इन द रैबिट कॉर्निया, 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर. और जो ये वैक्सीन बनाई गई थी वो किस में बनाई गई थी, फ्रेगमेंट्स इन द रैबिट कॉर्निया, रैबिट के कॉर्निया में. ओके, अब उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर हो गया. फर्स्ट है हमारा ऑर्गेन कल्चर. ऑर्गेन कल्चर नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्गेन का कल्चर हो रहा है. स्मॉल पार्ट ऑफ ऑर्गेन्स कैन बी मेंटेन इन विट्रो फॉर डेज टू वीक्स. यानी कि जो ऑर्गेन्स हम एक छोटा सा उसका पार्ट लेंगे, उसे कम से कम हम कुछ दिनों से लेके हफ्तों तक हम उसे क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं. प्रिजर्विंग देयर ओरिजिनल मॉर्फोलॉजी, और उसके ओरिजिनल मॉर्फोलॉजी को भी हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं, फिजियोलॉजी को भी. फॉर्मेलिन इज यूज फॉर द प्रिजर्वेशन. और जो इसमें सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है किसी भी ऑर्गेन को उसमें प्रिजर्व करने के लिए, तो वो हो गया हमारा फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, यानी फॉर्मेल्डिहाइड से बना हुआ सॉल्यूशन. ओके, दीज आर द केमिकल्स यूज फॉर द प्रिजर्वेशन. जनरली हमने देखा होगा लैब वगैरह में, जो बायोलॉजिकल लैब होती है उसमें जो ऑर्गेन्स, जो एनिमल्स, जो सैपिंस रखे हुए होते हैं, वो एक सॉल्यूशन, येलो कलर के सॉल्यूशन में रखे जाते हैं. तो वो जो येलो कलर का सॉल्यूशन होता है वो फॉर्मेलिन होता है, जो कि क्या करता है, किसी भी ऑर्गेन को प्रिजर्व करके रखता है. सच कल्चर्स आर यूजफुल फॉर द आइसोलेशन ऑफ सम वायरस. इन ऑर्गेन्स को इसलिए कल्चर करवाया जाता है ताकि हम उस ऑर्गेन में पार्टिकुलर वायरस की ग्रोथ करवाएं और उस वायरस को का आइसोलेशन करके हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज, उसका इलनेस करने का तरीका क्या है. तो हम हर बार हम किसी एनिमल्स को उसकी डेथ नहीं कर सकते, मतलब उसे किल नहीं कर सकते. तो उस कंडीशन में हम ऑर्गेन कल्चर करते हैं ताकि किसी की जान ना जाए बार बार. ओके, विच आर हाईली स्पेशलाइज्ड पैरासाइट्स ऑफ द सर्टेन ऑर्गेन. मतलब कि जैसे कि कोई ऐसा वायरस है जो कि क्या कर रहा है,
पार्टिकुलर लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम लंग्स का पोर्शन लेंगे, उसे टिश्यू कल्चर मतलब उसमें फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में प्रिजर्व करके रखेंगे और उसके अंदर हम उस वायरस को ग्रो करवाएंगे जो कि लंग्स को ही अफेक्ट कर रहा है। और लंग्स को अफेक्ट कर रहा है तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह से वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। ओके। सेकेंड है हमारा एक्सप्लांट कल्चर। एक्सप्लांट कल्चर यानी कि हम किसी का एक छोटा सा पोर्शन, एक सेल लेंगे, ओके, छोटा पोर्शन लेंगे, कट करेंगे, जैसे कि इट्स अ टेक्निक ऑफ organo typically culture cells from a piece of the tissues or organ removed from a plant and the animal। यानी किसी एनिमल्स या प्लांट्स का हम छोटा सा पीस लेंगे, टिश्यू लेंगे या फिर उसका टिश्यू या फिर ऑर्गेन का एक छोटा पीस लेंगे और क्या होगा, फ्रेगमेंट ऑफ माइंस्ड टिश्यूज कैन बी ग्रोन एज अ एक्सप्लांट एम्बेडेड इन द प्लाज्मा क्लोट्स। और फिर हम उस जो फ्रेगमेंट है, छोटा सा पीस है उस ऑर्गेन का, टिश्यू का, उसे ग्रो करवाएंगे। ओके। दे मे ऑल्सो बी कल्टिवेटेड इन सस्पेंशन एग्जाम्पल। और इन्हें कहाँ कल्टिवेट किया जाता है, या तो प्लाज्मा क्लोट्स में, ओके, या फिर एडिनॉइड टिश्यू एक्सप्लांट कल्चर यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ द एडिनो वायरस। अब जैसे कि एडिनॉइड टिश्यू एक्सप्लांट जो कल्चर होगा उसमें हम किस तरह के वायरस को ग्रो करवाएंगे, उसमें एडिनो वायरस का ग्रो करवाएंगे। उसके बाद है थर्ड है हमारा सेल कल्चर। सेल कल्चर में क्या होगा, तो सेल कल्चर इज द मेथड रूटीनली एम्प्लॉयड नाउअडेज फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड द कल्टीवेशन ऑफ वायरस। और आज के टाइम पे हम सेल कल्चर ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं किसी भी वायरस के कल्टीवेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि हर बार हम किसी एनिमल्स या ह्यूमन पे ट्रायल नहीं दे सकते, उनकी जान चाहती है, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेल कल्चर करते हैं। सेल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ द टिश्यू ऑफ एनिमल्स में भी कल्टिवेटेड। हम अलग अलग ऑर्गेन, अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ का छोटा एक सेल पोर्शन लेंगे और उसे कल्टिवेट करते हैं। बट मोर कॉमनली फिब्रोब्लास्ट एंड मसल एपिथेलियल सेल्स आर यूज फॉर द प्रोपगेशन ऑफ द वायरस। लेकिन जनरली हम किस तरह का सेल लेते हैं, या तो मसल एपिथेलियल सेल होगा या तो फिब्रोब्लास्ट सेल होगा, जो कि हम जनरली यूज़ करते हैं वायरस के ग्रोथ के लिए। थैंक यू so much. Our virus chapter has completed. In next lecture we will discuss about the disinfectant.